नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अक्टूबर 1947 में क्या हुआ था? क्या पंडित नेहरू से कोई ऐतिहासिक चूक हुई थी? क्या सरदार पटेल की सलाह मान ली जाती तो आज कश्मीर की कहानी कुछ और होती? क्या 75 साल बाद भी हम उसी एक भूल की कीमत चुका रहे हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश के 3 टुकड़े कर दिए गए उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 के मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात कश्मीर की धरती पर पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया। पीएम ने कहा कि मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चला आ रहा ये सिलसिला देखने को ही नहीं मिलता। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध नीति है, रणनीति है। हमला नेहरू की नीति पर था, इसलिए कांग्रेस का रिएक्शन आना लाजमी था। कांग्रेस ने कहा कि सरकार से सवाल पूछने पर फिल्मी डायलॉग सुनने को मिलता है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रेम चोपड़ा और परेश रावल जैसी डायलॉगबाजी करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि खराब विदेश नीति की वजह से भारत वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ गया है, जिसके बाद विपक्षी सांसद विदेश में भारत की छवि बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई पंडित नेहरू ने कश्मीर को लेकर एक रणनीतिक भूल की थी? क्या सरदार पटेल की चेतावनी को नजरअंदाज करना आज भारत को भारी पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस सरकार की नीतियों ने पीओके को पाकिस्तान की गोद में डाल दिया? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। पक्ष के सांसद, मैं उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहता, रोज एक जहरीला झूठा ट्वीट करके वहां भी कांग्रेस पर हमला किया। मिसाइल पाकिस्तान पर दागनी थी, विपक्ष पर नहीं। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा। पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। When the Prime Minister talks in the language of a troll, so आप बताइए, चिंता नहीं है तो कैसे होगा काम? कैसे चलेगा? अब कैसे जवाब मिलेंगे? मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी पुख्ता थी, एक भी मिसाइल से एक भी ड्रोन भारत की जमीन को छू नहीं पाया। आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए।
चलिए, प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ गुजरात के गांधीनगर में कहा, अब वो हमारी डिबेट में एक सवाल का हिस्सा बना हुआ है और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह गणमान्य मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं। शाजिया इल्मी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकिशोर सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग गांडा हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सबसे पहला सवाल शाजिया इल्मी आपसे, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ा तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आप विदेश नीति पर बात कीजिए, आप कूटनीति पर बात कीजिए, आप ये बताइए कि अमेरिका बीच में क्यों कूदा, आप ये बताइए कि आपने सीज फायर अमेरिका के कहने पर क्यों किया। बजाय इसके आप प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की तरह डायलॉग बाजी कर रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, कांग्रेस का सवाल है। सबसे पहले तो अनुराग जी आपको भी नमस्कार और आदाब, और जो भी आपके पैनलिस्ट हैं और दर्शक हैं सबको। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि कितनी हल्की और सस्ती बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ज़रा सोचिए आप, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है और अपनी मानसिकता उसकी क्या है कि इस तरह के हल्के शब्द और ओछे शब्द का वो चयन करती है। मुझे लगता है इससे पहले कि वो सारे सवाल करें, इससे पहले वो जवाब दें और माफ़ी मांगे। क्या कुछ किया है उनकी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर, पाकिस्तान परस्ती को लेकर, और अभी भी पाकिस्तान के प्रोपोगंडा सेल की तरह काम कर। और मैं आप उनसे पूछना चाहूँगी कि जो चाहे वो जो राष्ट्र विरोध की जो उनकी पुरानी आदत है उसके तहत, ये मैं पूछना चाहूँगी कि राहुल गांधी अभी भी वो मुनीर का जो पोस्टर है जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने किया है उस पर क्यों चुप बैठे हैं। उसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगी कि क्या किया था नेहरू जी ने 1948 में, यानी कि जो मुजफ्फराबाद मीरपुर में जो हम वॉर जीत रहे थे, बाकायदा मैदान में जीत रहे थे, वो टेबल पे हमने क्यों खोई, उसमें क्यों हारे। क्या नेहरू जी चाहते थे भारत हारे? जब कबालियों से हमारी मुठभेड़ जारी थी और हम बाकायदा जीत रहे थे, तब सीज फायर का ऐलान क्यों किया? उस युद्ध विराम के बारे में क्या कहना है? वो किसके कहने पर किया था? इसका जवाब है बहुत सीज फायर की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगी, और उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, सारे मामले को यूनाइटेड UNO क्यों लेके गए, क्यों उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया? इसके अलावा अगर आप देखेंगे, चाहे एक्साइज चिन्ह पर पॉलिसी हो या उसके साथ हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील डॉक्ट्रिन को अगर हम बात करें, क्योंकि हम सब लोग हिस्ट्री पढ़े हुए हैं और ये सब चीज़ें हम लोग रोज़ाना बहस करते हैं, तो बजाय सारे सवालों का जवाब दें कि आर्टिकल 370 जैसी चीज़ संभव कैसे हो पाई और उसके लिए माफ़ी मांगे। ये उस प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने बाकायदा ऐसी कार्रवाई की है जिसने हिलाकर रख दिया है, पर खच्चे उड़ा दिए हैं, और जिसके चलते 9 की 9 11 एयरबेसेस नष्ट हुए हैं, 9 की 9 टेरर हेवन्स माने जाते थे, मैं लौटता हूं आपके पास, दहशतगर्दी के गढ़ माने जाते थे, वो खराब हुए हैं। बजाय ये सवालों के जवाब देंगे, इतनी हल्की भाषा का इस्तेमाल, मतलब मोदी से ईर्ष्या इतनी, नफरत एक चीज है, लेकिन जलन देखिए आप। ठीक है, देखिए विपक्ष से सवाल पूछा तो नहीं जाना चाहिए अब, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि शाजिया ने जिस तरीके की बात की है, 60 साल आपकी पार्टी ने इस देश पर राज किया है। कमजोर विदेश नीति की वजह से अगर हम POK नहीं ला पाए, तो सवाल ये भी तो है कि कांग्रेस की कमजोर विदेश नीति की वजह से 60 साल POK बना रहा। POK बना कैसे था, इसका भी एक इतिहास है, और POK के 60 साल का भी एक इतिहास है। तो यहाँ तो नरेंद्र मोदी की सरकार को POK मिलना ही नहीं चाहिए था अगर कांग्रेस और UPA की विदेश नीति बहुत मजबूत होती तो। पहली बात, बहन शाजिया ने जो बात रखी शुरुआत में ही कि ओछी बात हो गई परेश रावल और प्राण चोपड़ा। अरे भाई, ये परेश रावल तो आपके यहाँ भाजपा में है, इतने ओछे तो है नहीं, तो ये मुझे लगता है कि ये परेश रावल का अपमान आप फिल्मी डायलॉग की वजह से। हाँ, फिल्मी डायलॉग तो है, डायलॉग तो हम देख रहे हैं कि खून में सिंदूर, सुंदर में खून में सिंदूर, बीच में नहीं बोलते, ये गलत बात है। पहले इनकी आवाज बंद कराइए। ये महिला होने का गलत फायदा अपना बोल दिया और अब चिल्लाने लगी। यही मानसिकता होती है आपकी। पहले आवाज बंद कराइए, मैं बीच में नहीं बोल सकता, और इनको बात कीजिए, अब इनको स्पेस नहीं मिलना चाहिए।
चिल्ला रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस और बीजेपी को दूसरे की बात से आपत्ति होगी, सहमति तो होगी नहीं, तो जता लीजिएगा अपनी अपनी बारी पर। ठीक, अजय उपाध्याय आप बोलिए। शाजिया आप अपनी बारी पर बोलिए। गलत है, आपको भी बोलना है, बोलेंगे फिर तो आप भी आगे नहीं बोल पाएंगी। ना तो मैंने सुनिए, ना अच्छा शाजिया अपनी बारी पे बोलिए। या फिर गंदी बात है और ये वर्सेस हटवा दीजिए। ना तो मैंने वर्सेस पर मैं नहीं बोलूंगा, ये मजाक है उनके सामने। हटा दीजिए, वर्सेस हटा दीजिए। जवाब देने को है नहीं, चुप रहिए पहले, बात होने दीजिए। पे बोलने को है नहीं, आपको बोलने को है नहीं। नहीं बिल्कुल मैं पूछूंगी, जवाब दीजिए ना, झूठ ना बोलिए। ठीक है, बोलूं नहीं तो ठीक है। अच्छा, वो वीएस का मतलब वर्सेस नहीं सर, वायरल संवाद है उसका। वो आप जब लोग लड़ते हैं तो वायरल हो जाता है। तो नहीं करवाना, हमको नहीं चाहिए उसे वीएस को वर्सेस भी नहीं, वायरल संवाद है उसका मतलब। अब जो मुद्दों पर बात आएगी, मुद्दों पर बात है कि पाकिस्तान में घुस करके हमारी आर्मी जिस तरह से अपने शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन की, और जिस तरह से वो 2 या 3 दिन उसको और मौका मिल जाता तो वाकई पीओके समेत पाकिस्तान भी हमारे साथ होता, पाकिस्तान को भी हम अपने घेरे में ले लेते। हमारे सेना के शौर्य और उसके पराक्रम पर हम पूरे देशवासियों को भरोसा था। मुझे लगता है भाजपा के भी सामान्य कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। यदि उस सीज फायर नहीं किया जाता, और ट्रंप जो 8वीं बार बोला, लंबा लंबा डायलॉग इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार भाषण दे रहे हैं, सियासी भाषण। हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर में 7-8 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये तो बोले उसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर में जो लिख रहा है, कम से कम ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिख पा रहा है। या प्रधानमंत्री जी ट्रंप अपने मित्र, पुराने मित्र को भूल गए हैं। 8वीं बार कहा है उसने, इसलिए ट्रंप पर हमारा प्रतिरोध जायज है। दूसरी बात, जो अभी आतंकवादी घटना हुआ, सुरक्षा चूक हुई, उससे मुद्दे को भटका करके पंडित नेहरू जी पर ले जा रहे हैं। हर चीज में पंडित नेहरू जी आपको सुरक्षा देते हैं। अच्छा, अब सुरक्षा चूक पर 10 सेकंड क्योंकि बीच में उन्होंने डिस्टर्ब किया मुझे बोलने का मौका। बोल लीजिए। सुरक्षा चूक हुई सर्वदलीय बैठक में, हालांकि प्रधानमंत्री जी नहीं आए, लेकिन यह स्पष्ट हुआ, सरकार ने माना। क्या सुरक्षा चूक हुई? ठीक है, बहुत अजीज है गृह मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री जी नहीं करा पाएंगे, उसमें उन्हीं की सत्ता चली जाएगी। पर एक कोई चपरासी पर तो दायित्व सौंपे, एक चपरासी का तो इस्तीफा करा दे। अभी तक ये नहीं हुआ। तीसरी बात, तो 4 आतंकवादी जो गए, सिंदूर में खून में सिंदूर, अरे उन 4 आतंकवादियों के खून के प्यासे इस देश के लोग हैं। जब तक उनका खून नहीं लाओगे, इस हमारे जो वीरांगना, जो हमारी बहनें थी, उनके सिंदूर के साथ न्याय नहीं होगा। ये क्या न्याय कब मिलेगा? ये मूल प्रश्न है, और ये एकदम जेन्युइन और जायज सरकार से प्रश्न है। सेना के पीछे छुप करके अपनी नाकामियों को मत छुपाइए। पीओके की बात है, 1994 में पूरे सर्वदलीय पार्लियामेंट ने इसको घोषणा दी की थी। 10 सेकंड में करता। पीओके की बात है 1994 में, 94 की बात कर रहा हूं। सर्वदलीय, सभी उसमें भाजपा के लोग भी थे। ये पारित हुआ है प्रस्ताव। अभी चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनावी भाषण में कहते थे 6 महीने में पीओके आने वाला है। अभी ये मौका था जब पीओके को हम लोग ले सकते थे। फिर क्या हुआ? ये कैसा डील हुआ? व्यापार खून में जो है, मैंने आपसे पूछा कि भाई 6 महीने में नहीं आया, ये चिंता का विषय, लेकिन 60 साल में क्यों नहीं आया? जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी एक बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी मैं आप ही पर हूँ। जब 1947-48 की हम लोग बात करते हैं, और जब जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि भाई आतंकी हमला हुआ, पीओके पर कब्जा हुआ, उस वक्त नेहरू जी ने 2 एक्शन लिए थे। देखिए, नेहरू जी का नाम क्यों आना चाहिए? आप तथ्य अगर आप नकारना चाहें नकार सकते हैं, अगर आपको लगता है ये तथ्य झूठे तो बता दीजिएगा, ऑन एयर पूरा राष्ट्र सुन रहा है। नेहरू जी ने 2 एक्शन लिए। एक तो सरदार पटेल जी की बात नहीं मानी। उस वक्त के सेना अध्यक्ष ने कहा था कि 1 महीने का समय दे दीजिए, ये पाकिस्तान की सेनाएं जो कश्मीर में कब्जा की हुई हैं, इनको हम वापस खदेड़ देंगे। नेहरू जी ने वो नहीं किया। और दूसरा एक्शन उन्होंने लिया, जहां तक मेरी जानकारी है, वो यूएन में गए और वहां से उन्होंने सीज फायर का ऐलान करवाया, जिसे पाकिस्तान ने आज तक नहीं माना, और ना ही पीओके से अपनी सेनाएं हटाई। क्या ये 2 तथ्य गलत हैं? नहीं, अजय उपाध्याय, क्या ये 2 तथ्य गलत हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यदि किसी ने ज्ञान लिया, क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है? सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, मुझे बता दीजिए, पूरा क्लियर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी तो ट्रोल आर्मी हो गए हैं, ट्रोल आर्मी से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये गलत है कि नेहरू जी यूएन गए थे और वहां से उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कराया में? इसी सब्जेक्ट पर, कश्मीर पर मैंने डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट पर मैंने रिसर्च वर्क किया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। लंबी बात होगी, उतना डिबेट के लिए समय नहीं है, ठीक है। पर कंक्रीटाइज बात कर रहा हूं कि जिस दिन ये घटना होती है, उस दिन सबको पता है कि प्रिंसली एस्टेट का क्या हालात था। प्रिंसली एस्टेट में या आप किसी वैसे आप नहीं घुस सकते थे जब तक कि उसमें अनुमति न हो। अनुमति पटेल साहब ने ही और
कृष्णा मेनन साहब ने वो दी थी, और तब जाकर के हरि सिंह जब साइन किया डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम लोग घुसना शुरू किए और घुस करके वाकई हम लोगों ने एक स्टेज पर लाया। रेफरेंडम की बात थी, रेफरेंडम के लिए हम यूएन में गए और रेफरेंडम चूंकि वो नहीं कराया, इसलिए सेना मैंने उसको सैनिकरण को हटाना था कश्मीर से, वो नहीं माना पाकिस्तान, इसलिए उस रेफरेंडम का कोई मीनिंग नहीं रह गया। आज भी की औकात क्या थी उस समय? नहीं, औकात तो आज भी नहीं है और उस समय भी नहीं थी। लेकिन जो उस समय की परिस्थिति थी, एग्रीमेंट जो था, चूंकि हम 562 जो देसी रियासतें थी उसमें से ही ये कश्मीर भी था, और कश्मीर पर जो मैटर है वो सबको पता है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ काफी देर बोले आपने। आज भी कश्मीर हमारा है और कश्मीर हम लेकर रहेंगे। मोदी जी को मौका था और सेना को मौका था, और इसके लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन आज जो है सेना के पीछे बोलना है। ठीक है, अभी किसने सीज फायर? आज वैसे देखिए ताल ठोके में अनुरागवाद है। एंकर अनुराग, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा, तो आज अनुरागवाद है। लेकिन आपने कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं अजय उपाध्याय, फिर भी अनंत विजय मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं उनसे उनकी हंसी का कारण जरूर पूछना चाहूंगा। अनंत विजय, क्या जो मैंने तथ्य रखे, क्या वो व्हाट्सएप का ज्ञान है? क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है? कई बार उनको दिक्कत होती है, वो नहीं चाहते हैं ट्रोल आर्मी के शिकार होना, पर हो जाते हैं कभी कभी। देखिएगा अभी होंगे। अनंत विजय, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। मैं इसलिए हंस रहा था अनुराग जी कि पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ के डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे, विद्वान, जहीन और बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रिंसली स्टेट के समझौते की आड़ लेकर नेहरू जी का बचाव करना चाह रहे, वो बचाव थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा दुर्गम रास्ते पर, कश्मीर घाटी की तरह दुर्गम, इतिहास के दुर्गम रास्ते पर चलना चाह रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आज जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि गुलाम कश्मीर को भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना पा रहे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि तब तो सेना भी नहीं लड़ रही थी भाई। तब तो डकैत, डाकू, चोर, लुटेरे, उचक्के टाइप के लोग सेना के साथ मिलकर लड़ रहे थे। तब क्यों आपने छोड़ दिया? क्यों तब कबूतर उड़ाने लग गए आप? तब क्यों पता नहीं कौन सा पंच सिद्धांत, शांति के शांति दूत, और पता नहीं क्यों आकाशवाणी पर जाके उन्होंने वो घोषणा कर दी, पंचशील जो भी है, मतलब पंच परमेश्वर टाइप कुछ सिद्धांत था उस समय, मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतिहास की बिल्कुल सही व्याख्या की आपने, और इतिहास यही पढ़ाता आया, और ये इतिहास कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने ही तैयार किया। ये इतिहास कोई नरेंद्र मोदी के आने के बाद तैयार नहीं किया गया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब भी जानते हैं अंदर से कि वो इनडिफेंसेबल को डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन आज तो सत्य मान लीजिए, आज तो नेहरू जी की पुण्यतिथि है, और नेहरू जी भी हमेशा ये कहा करते थे कि सत्य को सामने लाना चाहिए अगर मेरे खिलाफ भी। और नेहरू जी तो वो शख्सियत थे जो अपने नाम से अपनी आलोचना किया करते थे। आप उनकी आलोचना से क्यों घबराते हैं? नेहरू जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इतिहास में इतने ब्लंडर्स किए हैं, हिमालयन ब्लंडर्स किए हैं, अगर वो न किए होते। और आज आप प्रिंसली स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अगर सरदार पटेल ना होते तो भारत की ये भौगोलिक तस्वीर होती क्या डॉक्टर साहब, जो आज हमें दिखाई देती है? नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हर चीज को ट्रोल आर्मी, व्हाट्सएप ज्ञान, ये सब जुमले ना बहुत पुराने हो गए हैं। इन जुमलों में अब कुछ रस रहा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतिहास को इतिहास की तरह देखना चाहिए। इतिहास को जब फिक्शनलाइज करने लगते हैं या भक्ति भाव से देखने लगते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका जवाब। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूं आनंद जी का, पर इस सच्चाई को ये भी स्वीकार सकते हैं, नहीं स्वीकारना चाहें तो उसका कोई आधार नहीं है। नया इतिहास ही एक लिख देते ज़्यादा अच्छा होता कश्मीर के मुद्दे पर। भाई शिशिर गुप्ता की किताब सबको पता है, डीजीज उसका कारण क्या है और उसके क्यों क्या क्या मायने हैं, वो कोई कांग्रेस के लोगों ने नहीं लिखी थी, रिसर्च बुक है। मैं आपको दे रहा हूँ, उसका पेज के साथ दे देता हूँ, आप पढ़ेंगे जरूर मुझे लगता है। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहता हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, इधर उधर के ज्ञान ला करके यहाँ और अपने आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ का कुछ बोलते हैं।
तो वो मत बोलिए। नेहरू जी और पटेल साहब दोनों एक ही थे, दोनों तो नहीं थे, एक ही मंत्रिमंडल था। दूसरी बात, पटेल साहब कोई भी काम चाहे बाकी प्रिंसली एस्टेट की भी बात की होगी तो उन्होंने जरूर नेहरू जी से सहमति ली होगी। इसलिए पटेल साहब को जो आप अलग क्रेडिट देने की बात कर रहे हैं, भाजपा वालों से पूछता हूं, उसी पटेल साहब ने भाजपा वालों को बार बार हिदायत दी थी उस समय, इनके पुरखों को, कि देश में नफरत मत फैलाइए, हिंसा मत पैदा कीजिए। गांधी जी की हत्या पर भी बहुत सारी बात हुई थी, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है, इस पर भी चर्चा हो। दूसरी बात, नेहरू जी को याद करें, अच्छी बात है, पुण्यतिथि है, हम सब नमन करते हैं और आप भी नमन करें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को याद किया जाना चाहिए, पंचशील के लिए याद किया जाना चाहिए, वैश्विक शांति के लिए याद किया जाना चाहिए, विश्व लीडर भारत को बनाया इसके लिए, गुणवत्ता के लिए। मोदी जी को भी याद करने की बात हम करना चाहते थे। पंचामृत का एक सिद्धांत उन्होंने दिया था, एक अमृत नहीं आया, उल्टे जो है ट्रम्प करने में लग गए और बोल भी नहीं पा रहे हैं। अरे भाई बोलिए, हम पूरा देशवासी साथ हैं आपके। अमेरिका को तब भी हमने अमेरिका के पीछे नहीं छुपा था और आज भी हम नहीं छुपने वाले। आज भी देश के लोग अमेरिका यदि आएगा इसमें हस्तक्षेप करने कश्मीर के मुद्दे पर, हम उसका कड़ा प्रतिरोध करेंगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलना चाहिए, नहीं बोल पा रहे हैं। और कौन सी ये बात है, लब कभी खुलता नहीं, ट्रम्प के लिए कभी कुछ बोलता नहीं हमारा नेता, मुझे इस बात का दुख है। चलिए थोड़ी देर दुख मनाइए, आप काफी बोलिए। अनुराग जी 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर अनुराग भदौरिया के पास। इतना कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस शासनकाल में, आपने कितना मौका दिया, शासनकाल में लिखवा लीजिए ना फिर से। इतिहास में जिस प्रकार से डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, साजिया जी हम तो सब स्वागत करेंगे। जिस इतिहास की साजिया जी, एक क्या इतिहास है, सीज फायर वाला इतिहास लिखा जाएगा। जी जी बिल्कुल। 10 सेकंड दे दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, और आपने भी अभी वही कहा, इट अपीयर्स टू बी प्रोबेबली और पॉसिबली, आप भी वही कह रहे हैं कि प्रोबेबली पटेल ने नेहरू से सहमति ली होगी, तो इतिहास प्रोबेबली, पॉसिबली और इट अपीयर्स टू बी पे नहीं लिखा जाता सर। ठीक है, अब आपको मैंने अजय उपाध्याय जी इतना वक्त दे दिया कि शाजिया नाराज हो गई। 10 सेकंड शाजिया को देता हूं, फिर अनुराग भदौरिया। जरूर शाजिया दीजिए, पूरा वक्त दीजिए। मुझे लगता है तथ्य रहेंगे, जो कुछ हुआ है हिस्ट्री में और इतिहास में और माजी में, वो सब जानते हैं। आप माजी में जाकर माजी को नहीं बदल सकते, ऐसी कोई टाइम ट्रैवल मशीन नहीं है आपके पास। सच तो बोलना ही पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। 1948 में क्यों आपने क्यों हार मानी? जब आप जीत रहे थे, पाकिस्तान परस्ती क्या थी ऐसी? पाकिस्तान परस्ती क्या थी भाई, बताइए तो। क्यों इतनी मोहब्बत? अरे अपने देश से प्यार कर लेते, चीन से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, यहाँ तक कि राहुल गांधी तक चीन से जाकर सौदा करते हैं। नेहरू गांधी से लेकर राहुल गांधी तक जो नीति रही है, सिर्फ चाइना परस्ती और पाकिस्तान शाजिया आता हूं आपके पास, मोदी जी से पूछ रहा है, आपके पास आता हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। अनुराग भदौरिया देख रहा है, शर्म किसको अनुराग भदौरिया देश को शर्मसार। मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और आपकी भी पैनी नजर रही है रक्षा मामलों से जुड़े हुए विषयों पर। सवाल यह है कि जिस तरीके से डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि इतिहास सीज फायर का भी लिखा जाएगा और बीजेपी को मुंह छिपाना भारी पड़ेगा, सवाल यह है कि पीओके 47-48 में कैसे बना, ये इतिहास भी लिखा गया लेकिन किसी ने मुंह नहीं छिपाया। उसके बाद 65 में पीओके तो छोड़िए, जो जमीन हमने जीती थी वो जमीन जीती हुई हमने पाकिस्तान को वापस कर दी, वो इतिहास भी लिखा गया, किसी ने मुंह नहीं छिपाया। उसके बाद 71 में हम अपने 58 युद्धबंदी नहीं छुड़ा पाए, उनके 93,000 युद्धबंदी हमने छोड़ दिए। इसके अलावा जो जमीन हमने फिर जीती थी वो भी हम टेबल पर हार गए, वो इतिहास भी लिखा गया, वो तब भी मुंह किसी ने नहीं छिपाया। आपका आकलन क्या कहता है सर, इस इतिहास पर कितने सवाल पूछे जाने चाहिए और क्यों नहीं नेहरू जी का जिक्र आना चाहिए? देखिए, सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव लड़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वही कह रही थी ना, कांग्रेस ने गलती की है। जनता ने भी उनकी बात को माना और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही तो बोला था ना कि कांग्रेस से गलतियां हुई थी, पीओके वापस आना चाहिए था, देश के अंदर में डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होना चाहिए था, महंगाई खत्म होनी चाहिए थी, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, यही सब बातें तो थी। लगातार जिस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट होते, चाहे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो,
चाहे आपने देखा हो जिस तरह की घटना ताज की हुई हो, तो इस तरह की घटना गिना गिना तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या किया, जब हमारे पहलगाम में 27 लोग शहीद होते हैं और उसके बाद वो 4 जो आतंकी हैं दरिंदे गायब हो जाते हैं, आज तक मिले नहीं। सवाल पूछा जाता तो कहते हैं अभी नेहरू जी ने उस समय नहीं कुछ हुआ था, उस समय पीओके नहीं ला पाए थे। उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। जिस तरह उसका मैं जवाब बात पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान पे हम आक्रमण हुआ, अरे भाई बोलने दीजिए, कैसे डिबेट होगी। पाकिस्तान पे आक्रमण किया गया, पूरा देश साथ खड़ा है। पूरी सर्वदलीय मीटिंग में पूरे देश ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं। पूरे हमारी 100 रुपए जो सेना की 100 रुपए सबको विश्वास है, और सेना ने घर में घुस के मारा भी है। लेकिन अगर वो पीओके नहीं आया तो सवाल पूछा जाता तो कहते नहीं पहले क्यों नहीं आया था। अरे पहले नहीं आया था तभी तो आपको लाया गया था ना। हर घटना के पीछे, हर फेलियर के पीछे आप अगर पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे तो इसके मतलब आपने मान लिया कि हम फेलियर हैं। अगर आप अपनी फेलियर आप ये कहते पिछली सरकार का बिना नाम लिए कहते कि हमारी ये सक्सेस है, तब तो अच्छा लगता। आपने कहा था देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आ गई, मान लिया चौथे नंबर पे देश की अर्थव्यवस्था हो गई। लेकिन 80 करोड़ लोग तो आज भी लाइन में लगे ना, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। मैं अनंत जी आता हूं। बताइए मेरी बात, मैं प्रशंसा करूंगा, बोलने दीजिए। सवाल यह है कि आपके महंगाई खत्म नहीं हुई, पर कैपिटल इनकम बढ़ा नहीं, 80 करोड़ लोग लाइन में लगे, पीओके आया नहीं, जो 4 लोग हमारे लोगों को मार के चले गए वो उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, और जो बेटियां हमारी विधवा हुई उनको बीजेपी के नेता बोलते हैं कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, और कोई हमारी सेना के अधिकारी को बोलता है वो आतंकवादी की बहन थी। यही तो बीजेपी के नेता का वक्तव्य आ रहा है ना। इसमें भी क्या पिछले की सरकार जिम्मेदार है? ये जो वक्तव्य आ रहे हैं इनमें भी पिछले की सरकार जिम्मेदार। इसके मतलब 2014 के बाद से जो सरकार है वो कह दे कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम पिछले की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे और पिछले की सरकार की जिम्मेदारी तय करते रहेंगे। ये आज लास्ट 30 सालों में 17 साल से बीजेपी की सरकार है देश में। लास्ट 30 सालों में 17 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि आप जो वादे किए थे पूरे कीजिए। आप कोई वादा पूरा नहीं करते, जो पूछो जिस बात का जवाब मांगो पिछली सरकार की नाकामी के पीछे छुप जाएंगे। अरे भाई हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय नेताजी थे उन्होंने तो 4 किलोमीटर अंदर घुस के पूरा भाषण सुना है। ठीक है अनुराग भदौरिया, वैसे बीजेपी सत्ता में केवल पीओके वापस लाने की शर्त पर नहीं आई थी, राम मंदिर बनवाने की शर्त पर भी वापस आई थी, जिस पर विपक्ष ये कहा करता था। नहीं तो राम मंदिर सुनिए, हाँ बोलिए अनुराग भदौरिया बोलिए। तो महंगाई पे आई थी ना कि अब क्यों बहुत महंगाई की मार। डॉलर हमारा महंगाई तो किसी सरकार ने कम नहीं की अनुराग भदौरिया, मैं तो ढूंढ रहा हूँ ऐसी सरकार। महंगाई तो किसी सरकार ने कम नहीं की। डॉक्टर अजय उपाध्याय की सरकार के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया था मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हर घर में खुशहाली होगी। ठीक है, हर घर में खुशहाली। शाजिया एक बड़ा गंभीर सवाल अनुराग भदौरिया ने पूछा है। कितने लोग यहाँ परेशान हो गए। नहीं आपने लॉकडाउन लगाया इस देश के अंदर में, तो आप कहते काला धन खत्म हो जाएगा। नोटबंदी हमने लगाई है तो आतंकवाद भी खत्म होगा, काला धन भी खत्म होगा। एक बड़ा गंभीर, अच्छा ठीक है, इसलिए भी सरकार काला धन विदेश से लेके आएंगे। क्या काला धन विदेश से आ गया? क्या काला धन तो और बढ़ गया, व्हाइट धन था वो भी चला गया, जो वापस नहीं आ रहा। अनंत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुराग ढांडा भी, लेकिन मैं आता शाजिया एक बड़ा गंभीर सवाल और भी मेहमान है। अनुराग जी एक और अनुराग जी बचे हुए हैं, पर मुझे बोलने का मौका शाजिया एक बड़ा गंभीर सवाल अनुराग भदौरिया ने पूछा है कि इसी वादे पर कि भाई जो कांग्रेस ने नहीं किया हम करेंगे, इसी वादे पर तो जनता आपकी सरकार को लेकर के आई है, फिर आखिर क्या हो गया कि 1 दशक से ज्यादा हो गया आपकी सरकार को पीओके आ नहीं पाया, और इस बार तो लग रहा था कि पीओके तो कम से कम आ ही जाएगा, लेकिन सीज फायर हो गया, और वो सीज फायर भी इतना संदिग्ध रहा। हालांकि हमारी सरकार और सेना ने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं विपक्ष का सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सीज फायर में तीसरे देश की भूमिका पर अब तक सरकार ने क्यों नहीं कुछ कहा। तो ये सवाल जो है वो गंभीर सवाल है, इनके जवाब भी आने चाहिए। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल हैं और यही सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये सवालों का जवाब हम लोग रोजाना दे रहे हैं। सवाल ये भी है, और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी बात को सुना जाएगा। बहुत सारे सवाल अनुराग जी ने पूछे हैं, बल्कि उचक कर वो कई विषयों पर कूदे भी हैं। तो मुझे लगता है सारे विषयों पे जवाब देने चाहिए। और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कोई पूर्वाग्रह इसमें शामिल है कि क्या कर पाई भारतीय जनता पार्टी, तो ये पूर्वाग्रह उनका प्रेजुडिस है, क्योंकि जो किया है हमें तो लगता है निर्णायक जीत भारत की हुई है। ये तो उनके मन में इस तरह की शंका है, किसी और के मन में शंका नहीं है।
और ये शंका क्रिएट करना चाह रहे हैं। चाहे उसका मतलब ये भी हो जाए कि पाकिस्तान की तरफ से हम लोग बोले या दुनिया की निगाह में हम लगे कमजोर, लेकिन इनकी ये मंसूबे भी पूरे नहीं होने देंगे, क्योंकि ये उनको महंगाई तो सबसे कम हुई है। मैं जवाब दे रही हूँ, आपको चुप रहना पड़ेगा। नहीं, घबराइए नहीं भाई साहब, पोल खोल रही है आपकी। सपा क्यों सक पकाई हुई है? अच्छा सुनिए, अब मैं बोल दूं। नहीं चलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। बात खत्म कर लीजिए अपने आप, फिर मैं बोलूंगी। हो गया आपकी बात, आप बोल लूंगी। आपकी बात की फौरन बाद में बोलूंगी। डॉलर के मुकाबले बिल्कुल सही, आपकी बात में बोलूंगी। हो गया क्या? महिला बहुत सही कह रहे हैं आप, इसीलिए तो उसके बाद बोलूंगी। हो गया क्या? आपका सही आप रिपीट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मेक इन इंडिया सब कुछ हो गया क्या? तो मैं जवाब देना चाहती हूँ अनुराग जी। अरे सुनिए अनुराग भदौरिया, ये पाकिस्तान के जितने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमने गिराए हैं, ये मेड इन इंडिया वेपन से ही गिराए हैं। जो बोला है मेड इन इंडिया हो गया सर, मेड इन इंडिया सफल भी हो गया। मेड इन इंडिया वेपन से ही गिराए हैं, मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए हैं, मेड इन इंडिया मिसाइल से गिराए, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस से गिराए सर, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस से गिराए हैं। और फक्र है हमें, मेड इन इंडिया पर प्राउड है सर, फक्र है हमें अनुराग भदौरिया जी, और आपको भी होगा, आपको भी होगा। अरे मेक इन इंडिया तो मुझे भी फक्र है, उनको अकेला थोड़ी फक्र है। नहीं, आपने पूछा मेड इन इंडिया हो गया, तो मैंने आपसे याद दिलाया। पूछना चाहता हूं, ब्रह्मोस आकाश तीर नाम सुना है कभी? ब्रह्मोस का नाम सुना है? साजिया जी ने बनवाया था, हमने तो इतना मोदी जी ने बनवाया था। नोटबंदी के बाद भाई देश में परंपरा रही है, पता है भाई मेरे कैसे आ गए टेक्नोलॉजी का, उसका लेकिन इतने सालों का है, खाली पीली बैठ गए आप लोग। भारत का है, भारत ने बहुत समय मेहनत किया है। जवाब दीजिए, अब देखिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या फायदा नहीं है। ठीक है, शाजिया का जवाब ले लेते हैं, शाजिया का जवाब ले लेते हैं, फिर राजकिशोर परेशान होकर बैठ जाइए एक जगह पर। क्रेडिट करना है पिछली सरकार को और क्रेडिट लेना है, खुद पीठ थपथपाना है। मैं एक ही जगह पे बैठकर जवाब दे दूंगी, मुझे इतना फुदकने की जरूरत नहीं है, पर सुनना पड़ेगा। वो भी एक ही जगह पर बैठे हैं, कान खोल लो, भाषा को ध्यान रखें और अपनी जबान इसका मतलब आप देखिए यही बीजेपी में दिक्कत है। महिला की बात ही नहीं, महिला पुरुष कहां से आ गई? अपना शब्द क्या होता है? महिला पुरुष कहां से आ गई? ये स्वाभाविक है कि आपको यही भाषा कोई और कहे तो आपको कोई कहे फुदकना तो आपको ठीक लगेगा। हम लोग का ये संस्कार नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस का यही संस्कार है जो आप दिखा रही हैं। अब शाजिया अपनी बात, डिबेट की तरह बात कीजिए, गलत भाषा नहीं। ये समाजवादी पार्टी का पुराना एंगल है, ना लाइए, ना लाइए। क्यों कहता है कि आप देखिए जिसके नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, जिस आजम खान के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, महिलाओं के बारे में बात करने वाले, मैं आपको नक्शे कदम भाई मेरे इनके नेता कह रहे हैं और हमारे सैनिक को नहीं है जवाब तो उनको जवाब तो देने दीजिए। पत्रकार साहब यहाँ भी बहुत देर से हैं, नहीं बिहार का सब जी को कोई जवाब तो है नहीं, नेहरू जी से ही सवाल पूछना है, उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं। मोदी जी के पास कोई जवाब है? किसी फायर क्यों किया भाई? सैनिक का अपमान कर रहे हैं, आपके नेता देश के सैनिकों का क्यों अपमान हो रहा है? हो गया और आपको सवाल पूछ रहे थे, बहन बेटियों टिप्पणी की बात आएगी तो फिर रामगोपाल यादव जी का भी हुआ है। आप कहां से कहां ले जा रहे हैं डिबेट को? सवाल एक ही रखिए ना, मैंने पूछा तो आपका सवाल, शाजिया को जवाब तो देने दीजिए। आप उन्हें सेफ पैसेज दे रहे हैं सर, आप शाजिया को सेफ पैसेज दे रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए। हमें देश की सेना पे गर्व है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं हम पूरे विश्व जा जाके बताएंगे कि पाकिस्तान धोखेबाज आतंकवादी देश है। पूरा विपक्ष के नेता बाहर जाके बता रहे हैं आतंकवादी देश है। सैनिक बेटी उसको बोले आतंकवादी की बहन है, और हमारी जो बेटी जो नहीं जिनका सिंदूर उजड़ गया उनको कह रहे हैं फिर रामगोपाल यादव का भी जिक्र आएगा भाई। जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। हम तो अनुराग भदौरिया जी, पूरे विश्व भाई जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। रामगोपाल यादव जी ने भी विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है भाई, फिर उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन आज विषय वो नहीं है। बताइए क्या बोला? लेकिन अरे छोड़ दीजिए, मैं तो मेरा मुंह क्यों खुलवा रहे हैं आप? सब जानते हैं आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक होता है, लेकिन देश में जात है और हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी जात पे गर्व है। ठीक, लेकिन उस जात को अगर आप अपमानित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो पाप है, तो वो गलत है। अपमानित तरीके से किसी को जात सूचक नहीं इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक सीक्वेंस में बताया था कि सूफिया कुरैशी जी चूंकि विशेष धर्म से आती थी इसलिए उन्हें आतंकवादी का विशेष जाति बता रहे हैं ना, उन्होंने जाति बताया। चलिए ठीक है,
उगलते रहिए। चलिए ठीक है, राजकिशोर जी, भाई आप उगलते रहिए। जनता पार्टी राजकिशोर जी, आप उगलते रहिए भाई, नहीं रोके नहीं। लेकिन आपको जवाब अनुराग जी, आप भदौरिया जी कुछ कहिए, चाबी लगा दीजिए। शाजिया, मैं किसी का फेडर डाउन करता नहीं, मैं किसी की अपनी डिबेट में आवाज बंद करता नहीं। अनुराग भदौरिया बहुत सम्मानित मेरे मेहमान हैं और वो अब नहीं बोलेंगे। मैं राजकिशोर जी को लाता हूं। राजकिशोर जी, 2047 का लक्ष्य साधने के लिए 1947 का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या क्या छिपा है नेहरू जी की एंट्री कराने के पीछे? नहीं, देखिए, फिलहाल जो सबसे बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, वो उठाया जा रहा है कि आखिर ये घटना हुई कैसे और ये सीज फायर कैसे हुआ, घटना कैसे हुई और इसके जिम्मेदार कौन है। ये सवाल जो विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है वो पूछा जाएगा भी, क्योंकि वाकई उसमें जो अव्यवस्था, जो पूरी तरीके से जो चूक रही है, उस पर सवाल विपक्ष पूछेगा ही। लेकिन अब जो दूसरा सवाल है सीज फायर क्या हम युद्ध में थे, हमने युद्ध की घोषणा की थी क्या? दरअसल मुझे लगता है कि जब सेना की तरफ से कुछ अधिकृत बयान आ गए हैं तो उसके बाद फिर उसी तरीके से उस पर बात करनी पड़ेगी, उस पर सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि राजकिशोर जी, सेना के बयान पे उठ ही नहीं रहा सवाल, तो ट्रंप के बयान पे उठ रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल ट्रंप के बयान पे उठ रहा है। तो ट्रंप ने जो कहा कि सीज फायर, पहले उन्होंने जो ट्वीट कर दिया, उसके बाद ये पूरी गफलत पैदा हुई कि आखिर क्या, और उसके बाद वो लगातार बोलते जा रहे हैं। फिर लेकिन बीच बीच में कहीं उन्होंने ये भी बोला जब कतर में गए कि नहीं, हमने तो सिर्फ मदद की थी, मध्यस्थता नहीं की। तो अब कौन सा बयान लेना है, कौन सा बयान नहीं लेना है, ये राजनीतिक पार्टियां करती और करेंगी भी। लेकिन यहां पर ये क्या बात है, पीओके की जो बात चल रही है, जिस पर प्रधानमंत्री की जिस विषय पर ये मामला उठा, जो आज उन्होंने बयान दिया, तो यहां पर ये तो देखना पड़ेगा कि वाकई इस कार्रवाई के बाद हमने और हमारी सेना ने क्या कार्रवाई की। और वो जो कार्रवाई हुई है वो मुझे लगता है कि उस पर प्रश्न उठाने का, तो आज उन्होंने कहा कि सबूत, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो फोटो भी लेकर आए, वीडियो भी लेकर आए, जिससे सबूत न दें, वो एक अलग बात है, वो तंज था। लेकिन ये जो 1947 वाली बात कही गई कि ये तो साफ है, अगर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जाएगा, जैसे कांग्रेस सवाल उठा रही, तो बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि भाई ये समस्या आई कहां से, इस समस्या का जनक कौन है, और इतने साल राज करने के बाद भी क्या इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई क्या? क्योंकि उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर हैदराबाद का निजाम जो कह रहा था कि 1.5 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा, यहां पर ये शब्द थे उसके, रजाकारों ने जिस तरीके से वहां पर उत्पात मचा रखा था, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां भी नहीं चाहते थे कि सेना जाए, वहां पर कार्रवाई हो। जब ऑपरेशन गोल्फ कोर्स चला तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर निजाम को समर्पण करना पड़ गया ना, यहां पर विलय करना पड़ गया ना। इसी तरीके की तमाम चीजें। लेकिन क्या मजबूरी थी, जो प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्यों नहीं कश्मीर में जब कबायली आए थे, वो तो सेना कह नहीं रहे थे, तो उन कबायलियों को भगाने के लिए हमने अपनी सेना का, अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और वाकई एक जीती जाती बाजी जो है, आपने यूनाइटेड नेशन में उस समय आप चले गए, तो इसका तो सवाल आज तक, मतलब ऐसा नहीं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के लोग नहीं पूछते थे, उसमें भी तमाम ऐसे लोग थे, उनको लगता था कि ये चूक हुई नेहरू जी से, क्योंकि नेहरू जी शांति, सद्भावना और एक दूसरे पर भरोसा करते थे, उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। लेकिन एक होता है कि मतलब जो उस समय उनका जो मिजाज था, जो उनकी सोच थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरा किस तरीके से आपके साथ में व्यवहार कर रहा है, उसी तरीके से आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। और ये फैसला देश का था, क्योंकि जैसे सरदार पटेल ने सख्ती से कहा कि ये कोई मेरी निजी जागीर नहीं है जिस पर मैं फैसला लूं, उसी तरीके से निजाम का भी ये फैसला नहीं हो सकता। और कश्मीर को लेकर चूंकि पटेल वहां पर नहीं थे, और ये बार बार चीजें आती हैं, इतिहास के मतलब जीवित तथ्य हैं और बार बार ये जिंदा होता रहेगा, तो उसको अगर इस समय मोदी जी ने इसको यहां पर लाए तो इसीलिए लेकर आए कि जब ये सवाल उठेगा तो आखिर ये भी उठेगा कि आपने क्या किया। तो मुझे लगता है ये सब चीजें चलेंगी। हाँ, एक बात बस और जोड़ना चाहूंगा, अभी अमित शाह को लेकर भी बात हुई कि इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब इसके बाद एक्शन हुआ है, 26/11 के बाद एक्शन नहीं हुआ था, और अभी अमित शाह जो कर रहे हैं नक्सलवाद को लेकर, जिसकी कमर टूट गई, उसका कमांडर मारा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि बतौर गृह मंत्री 370, 35 है और तमाम चीजें, कुछ असफलताएं भी होंगी कि दंगा भी हुआ दिल्ली में और ये घटना भी हो गई, लेकिन क्या उस तरीके से बम विस्फोट और तमाम चीजें हो रही 26/11 जैसी घटना के बाद, क्या सरकार चुप बैठी? तो मुझे लगता है कि एक्शन जब सीमा के उस तरफ हो रहा हो तो इस तरफ करने की जरूरत नहीं। उस समय शिवराज पाटिल को हटाने की वजह दूसरी थी। ठीक है अजय जी, मैं आता हूँ, एक बार अनुराग ढांडा जी का भी रिएक्शन ले लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मुझे एक सवाल के लिए भी आपके पास आना है। अनुराग ढांडा जी,
आज प्रधानमंत्री ने जो गांधीनगर से कहा, उनको सुनकर के मुझे आभास हुआ कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने वीडियोग्राफी इसलिए करवाई क्योंकि लोग सबूत ना मांगे। हमें याद है कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने सबूत मांगे थे एयर स्ट्राइक के, तो आज उन्होंने विशेष रूप से इसका जिक्र किया कि लोग सबूत ना मांगे, इसलिए बाकायदा वीडियोस बनाए। जी अनुराग जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट में हिस्सा लेने का मौका दिया है जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत शांति से सबको सुना है, तो बीच में शाजिया जी बीच में बोलेंगी नहीं। करता हूं मैं। आपने कहा कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को ध्यान में रख के कहा, और आपने साथ में ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने सबूत मांगे थे। मैं आपको भी चुनौती देता हूं और प्रवक्ता साथी जो बाकी बैठे उनको भी चुनौती देता हूं, अगर हिम्मत है तो प्रोग्राम खत्म होने से पहले वो वीडियो चलाइएगा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने सबूत मांगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हम ग्राउंड के ऊपर जीते हैं। चला है, आपने डिलीट भी करने की कोशिश आपको परेशानी है, बहुत। अरे नहीं, अच्छा शाजिया, अच्छा इसके बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग ढांडा बड़े धैर्य से सबको सुनते रहे हैं। मुझे तो बीच में लगा कहीं वो चले ना गए हो, लेकिन वो बड़े धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। अपनापन है मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपके पास वीडियो है तो आप कीजिए। उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि ग्राउंड पे हम जीत रहे हैं। वीडियो भाई साहब सब जगह चल चुका है। ठीक है, ये अनुराग ढांडा भी जानते हैं। अब उनको बोल लेने दीजिए, अनुराग जी को बोल लेने दीजिए। बोलने नहीं देंगी ना, ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए, अनुराग जी बोलिए। केजरीवाल जी ने तब भी ये कहा था कि ग्राउंड पे हम जीत रहे हैं और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है, हमें उस प्रोपेगेंडा का भी मजबूती से जवाब देना चाहिए। आज जो हमने किया, जो हमने वीडियो जारी किया, अनुराग मुस्कान जी, मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत आपको शाजिया जी आपको बड़ी परेशानी है, मैं नहीं इस तरीके से बात कर सकता मुस्कान जी। अगर आप उनकी बात शाजिया, गंभीर विषय पर कौवे की एंट्री मत करवाइए, ठीक है? नहीं, ठीक है, अनुराग ढांडा जी को बात पूरी करने दीजिए जी। तो अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी, इस बार सरकार ने उसको फॉलो किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने अगर वीडियो जारी किए, सारे सबूत सामने रखे, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी बात पुख्ता तरीके से गई कि नहीं गई? हम प्रोपेगेंडा वॉर जो आजकल जो सोशल मीडिया पे चलता है, उसमें भी इस बार हम जीते कि नहीं जीते? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। तो कोई गलत बात उस टाइम पे नहीं कही थी, सिर्फ ये कहा था कि प्रोपेगेंडा जो वो चला रहे हैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, सबूत दिखा के जवाब देना चाहिए। मतलब यही था कि पाकिस्तान कह रहा कोई हमला नहीं हुआ तो हमें दिखा देना चाहिए हमला हुआ, अगर हमारे पास सबूत है। तो ये कहा था, मुझे याद। वो दर्शकों को तय करने दीजिए, मैंने अपनी बात कह दी। अब आ जाइए कि आपने ये कहा कि 1947 का जिक्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, मुझे 1947 का जिक्र करने से इतिहास तो नहीं बदल जाएगा, वो तो जो है तो है इतिहास में। लेकिन अगर वर्तमान में जो गलती की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो उसके असर जरूर दूरगामी हो सकते हैं और करंट से अभी शाजिया ने कहा कि क्या सेना ने युद्ध का ऐलान किया था? जब युद्ध हुआ ही नहीं तो सीज फायर भी नहीं हुआ। हमारी सेना और हमारी सरकार ने सीज फायर का उल्लेख किया ही नहीं है। मैं कह रहा हूं अनुराग जी, पहली बार पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया। खुद सर्वदलीय बैठक में यह कहा गया कि 21 टेररिस्ट कैंप हमारे निशाने पर हैं। उनमें से 9 तबाह करने के बाद क्यों रुक गए मोदी जी? क्या कंपल्शन थी? बाकी 12 में आतंकी पैदा नहीं होंगे क्या? और जिसको ये कहते हैं पूरे देश में अभियान चला रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, तुर्की का बहिष्कार करो, तुर्की का बहिष्कार करो, तुर्की से बहिष्कार और चाइना से प्यार। यूपी गवर्नमेंट का आज का ट्वीट है अनुराग जी, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सोच रहा था अनुराग भदौरिया जी इस पे बोलेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने आज कहा है कि चाइना की 7 कंपनियों को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने प्लांट लगाने दे रही है भारत की सरकार। ये वही चाइना है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, मतलब जिसने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उस देश को जो मिसाइल उपलब्ध करा रहा था, उस देश को जो प्लेन दे रहा है, जो हथियार दे रहा है, उस चाइना को आप देश के अंदर एंट्री दे रहे हैं। उसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए तो जिस राष्ट्रवाद के रथ पे चढ़ के भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है, आज उसकी हवा निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी शर्मिंदा है इस बात को लेके कि इन्होंने धोखा दिया है देश को। आज से अच्छा मौका पीओके को हासिल करने का हमारे पास नहीं था। उनके सारे हमले नाकाम हो रहे थे, हमारे सारे हमले कामयाब हो रहे थे। शाजिया कोई वीडियो दिखा रही हैं। शाजिया अगर ये दूसरे किसी चैनल का वीडियो तो मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन आप क्या दबाव में नहीं आते? ठीक है, तो आज हम अनुराग ढांडा जी, शाजिया कोई वीडियो दिखा रही है, ठीक है। शाजिया, ये किसी दूसरे चैनल का वीडियो तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। आपके चैनल में भी चला है जी।
नहीं, आवाज नहीं आ रही शाजी, अपने माइक के पास लगाइए। ये पूरा ऑडियो सुनाइए ना जी। नहीं, मेरा माइक ठीक है। नहीं, सुनिए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि आपके चैनल में भी चला है। अनुराग ढांडा को भेज दीजिए वीडियो, और अनुराग ढांडा जी को चला है इसमें। जी, मैं भी ट्वीट कर देती हूँ। अनुराग ढांडा जी को भेज दीजिए वीडियो, तो उसमें हर जगह चला है, आपके चैनल पे उस डेट में देख लीजिएगा। उन्होंने एक वीडियो बनाया, नहीं सुनिए, तो हुआ ये कि अभी, और इनको शर्म भी आई, तो उन्होंने एक्चुअली हर जगह से हटाने की कोशिश की है। मुझे मालूम है ये लोग करते हैं, लेकिन हर एक चैनल के पास ऑलरेडी ये है, क्योंकि ये चला है और वो डाउनलोड हो जाता है। तो भाई साहब वीडियो को छोड़ दीजिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, केजरीवाल ने बाकायदा कहा है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, केजरीवाल ने बाकायदा कहा, और आपके चैनल पर भी होगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जानकार। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए। मेरे पास समय खत्म हो गया। डॉक्टर अजय उपाध्याय जानकार रियासतों की भी बात करते, जो 563 रियासतें थीं, एक रियासत को छोड़कर बाकी सभी रियासतों के विलय का जिम्मा सरदार पटेल पे था। हैदराबाद में थोड़ा सा नोकझोंक हुई, उसके बाद सभी विलय हो गए। एक कश्मीर जो नेहरू जी के पास थी, वो आज तक जख्म बना हुआ है। क्यों ना हो नेहरू जी का जिक्र, और क्यों कब ना हो? अनुराग भाई, पहले तो ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है प्रश्न को आपने घुमा दिया है। अच्छा। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री के अंडर में ही पूरा देश होता है, मंत्रिमंडल का पूरा सबसे शीर्ष में लीडर होता है वो। तो ये मत कहें कि 564-63 में से 62 की जो है नेहरू जी के पास नहीं था और एक था। वो 62 भी उन्हीं के अंडर में था और ये भी उन्हीं के अंडर में था। गृह मंत्री किसके थे? क्या आज अमित शाह जी कोई काम करेंगे तो आप कहेंगे कि अमित शाह जी का ये काम अलग है और प्रधानमंत्री का वो काम नहीं है? फेल्यूर होगा तो अमित शाह पर चला जाएगा कि सुरक्षा चूक हो गई तो अमित शाह चूकी थे गृह मंत्री, इसलिए पुलवामा में भी सुरक्षा चूक हुई और पहलगाम में भी हुई। प्रधानमंत्री को इस पर नहीं आएगा क्या? अच्छी बात अनुराग भदौरिया की लगी मुझे, आतंकवाद हो सकता है कि नेहरू जी की भूल की वजह से रहा भी हो, चलिए एक बार को मान लेते हैं। तो आपकी सरकार को जनता ने चुनकर इसीलिए भेजा है कि हटाइए ना उस आतंकवाद के शूल को, अब निकाल कर फेंक दीजिए, दबा दीजिए गला आतंकवाद का, कमर तोड़ दीजिए आतंकवाद की, पीओके वापस ले आइए। यही वादा था और ये वादा पूरा किया जाना चाहिए। समय से ऊपर जा चुके हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, इसलिए आपको माफी के साथ आगे मौका नहीं दे पाऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज डिबेट में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।